यस, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी पिछली वाली क्लास में कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण से हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से हमें किन किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभिक्रिया लिखी थी तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से ये पता चल रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से क्रियाकारक हैं और कौन से उत्पाद हैं। जैसे कि मैंने N2 3H2 वाला उदाहरण बताया था तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, अभिक्रिया में क्रियाकारकों तथा उत्पादों के बारे में जानकारी देखो, जैसा मैं अभिक्रिया वापस लिख देती हूँ यहाँ पर N2 3H2 से बन रहा था 2NH3। तो हमें ये पता चल रहा है कि इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में हमें क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी मिलती है। और अभी मैंने आपको बताया था, मेरी पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं ताकि दोनों तरफ जो परमाणु है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, अभिक्रिया क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। तो हम लोग दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में हमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु की संख्या का पता चलता है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, अभिक्रिया संतुलित होने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अणुओं की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक नियम होता है केमिस्ट्री में कि जितना द्रव्यमान क्रियाकारकों का होगा उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, उत्पादों का होगा। यानी कि हम जितना पदार्थ कच्चे माल के रूप में उपयोग में ले रहे हैं, उत्पाद का जो द्रव्यमान होगा वो भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं समतुल्य मात्रा, यानी कि अभिक्रिया में पदार्थों की समतुल्य यानी कि पदार्थों का द्रव्यमान के बारे में भी हमें पता चलता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट, पदार्थों की समतुल्य मात्रा का पता अब नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अभिक्रिया में जो पदार्थों की भौतिक अवस्था होती है उसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन यदि हमें किसी अभिक्रिया में पदार्थों की भौतिक अवस्था को दर्शाना है तो हम लोग उनके ब्रैकेट में उनकी अवस्थाओं को दर्शा देते हैं।
लेकिन यदि उनकी पदार्थ जो है वो गैसियस अवस्था में है तो हमें उनके आयतन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, उनका वॉल्यूम कितना है वो भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मैं यदि यहाँ पर ये बात करूँ तो ये सारे के सारे पदार्थ आपको जैसा कि मैंने बताया था गैसियस अवस्था में होते हैं, तो यहाँ पर हमें इनके आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 लीटर है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 लीटर हो जाएगी और यहाँ पर अमोनिया हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2 लीटर प्राप्त हो जाएगी। तो पदार्थों के गैसियस अवस्था में होने पर उनकी हमें आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चौथा हो जाएगा हमारा गैसीय अवस्था होने पर, गैसीय अवस्था होने पर आयतन की जानकारी तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने वो लिखी जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही थी। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हमें प्राप्त नहीं होती हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो भौतिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है तो इससे हमें ये पता थोड़ी चल रहा है कि कौन सा पदार्थ किस अवस्था में है। तो पहला हो जाएगा इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही हमें भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं तो अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो रही है या फिर उत्सर्जित हो रही है, यानी कि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा क्षेपी है, इसका भी हमें पता नहीं चलता है। तो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी, इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। फिर यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इस अभिक्रिया की यदि हम लोग बात करें कि ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ कि उत्क्रमणीय क्या होता है और अनुत्क्रमणीय क्या होता है। उत्क्रमणीय मतलब ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, जिसमें उत्पाद क्रियाकारक उत्पाद में बदल सकते हैं और उत्पाद वापस से क्रियाकारक किस में बदल सकते हैं, अभिकारक में बदल सकते हैं। तो जब ये दोनों आपस में चलती हो, ये इसमें बदल सकता हो, ये इसमें बदल सकता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय। और यदि सिर्फ क्रियाकारक अभिक्रिया करके उत्पाद में बदल रहा हो लेकिन उत्पाद पुनः क्रियाकारक में नहीं बदल सकता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो उत्क्रमणीयता और अनुत्क्रमणीयता के बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और फिर हम लोग बात करें तो अभिक्रिया में जो पदार्थ है, जैसे यहाँ पर तो मैंने लिखा सारे के सारे गैसियस अवस्था हैं, लेकिन कुछ पदार्थ जो होंगे वो सॉलिड अवस्था में भी होंगे, लिक्विड में भी होंगे। तो उनकी सांद्रता कितनी है, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, ये जानकारी भी हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है। तो चौथा हम लिखेंगे अभिकारकों और उत्पादों के की सांद्रता इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कितनी कंप्लीट हो गई है, यानी कि कितने % क्रियाकारक उत्पाद में बदल चुके हैं, इसकी जानकारी भी हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा
अभिक्रिया की पूर्णता, अभिक्रिया की पूर्णता। तो ये कुछ डेटा है जो हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस अभिक्रिया में इन कमियों को पूरा करने के लिए देखो, पहले यदि मैं बात करूं भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती है, इसीलिए हम लोग उनके ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस है या फिर एक्वस के अंदर है। तो इससे इस कमी को दूर करने के लिए हमने ये उपाय किया। फिर हम लोग बात करते हैं ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी की, तो इसकी हमें जानकारी प्राप्त हो, इसीलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में काम आने वाली ऊष्मा को या तो क्रियाकारक के साथ या फिर उत्पाद के साथ लिख देते हैं, जिससे हमें ये पता लग सके कि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या फिर ऊष्माक्षेपी है। फिर तीसरी और बात करें कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, तो इसके लिए हम लोग एरो को निशान को, अनुत्क्रमणीय है तो इस तरीके से, उत्क्रमणीय है तो इस तरीके से। तो ये समस्या भी सोल्व हो गई। फिर यदि हम लोग बात करें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता, तो जैसा मैंने बताया था कि हम भौतिक अवस्थाओं को जैसे लिख रहे थे ना इस तरीके से, गैसियस, गैसियस, तो इनकी सांद्रता क्या है वो भी हम पास में क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में ही लिख देते हैं। तो इससे भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उत्पादों की और अभिकारकों की सांद्रता के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये समस्या भी सोल्व हो गई। फिर यदि हम लोग बात करते हैं अभिक्रिया की पूर्णता, तो अभिक्रिया की पूर्णता के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया का वेग काम में लेते हैं, जिसमें हम लोग समय के साथ कितना क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहा है और इस तरीके से पता लगाते हैं कि अभिक्रिया की दर क्या है और कितने % जो है वो क्रियाकारक उत्पाद में बदल चुके हैं। इस प्रकार से इन सारी समस्याओं को क्या किया गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर सोल्व किया गया। तो वर्तमान में हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो, इसीलिए भौतिक अवस्था भी लिखते हैं, ऊष्मा भी लिखते हैं साथ में, उसका एरो के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है, और ब्रैकेट में ही हम क्या लिख देते हैं, उनकी सांद्रता, उनकी कंसंट्रेशन को भी मेंशन कर देते हैं। तो ये है हमारे कुछ डेटा रासायनिक अभिक्रिया के, जिनकी जानकारी हमें नहीं प्राप्त हो रही थी, लेकिन हमने कुछ ऐसे उपाय किए जिससे हमें प्राप्त हो जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हमें किन चीजों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो देखो, ये सारे ऐसे फैक्ट हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को देखकर हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो आपको ये सारे के सारे जो लाइन्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो ध्यान में रखना है, समझ के इनको याद करना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। कल की क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चन हर बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।